दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक समाजवाद यानी मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है और कार्ल मार्क्स पहला समाजवादी विचारक है जिसने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया। वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि मार्क्सवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद है। दोस्तों प्राचीन काल से ही अनेक विद्वानों ने समाजवाद और साम्यवाद की कल्पना की, परंतु उनका विचार कल्पना अधिक और व्यवहारिक सिद्धांत कम था। जैसे प्लेटो, टॉमस मूर, रॉबर्ट ओवेन, फोरियर, प्रूधा और सेंट साइमन आदि अनेक विद्वानों ने बहुत पहले से किसी न किसी रूप में समाजवादी विचार को व्यक्त किया, परंतु उन्होंने कोई व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की। इसलिए उन्हें स्वप्नलोकी समाजवादी या यूटोपियन समाजवादी कहा गया। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की और इसका व्यवहारिक कार्यक्रम निर्धारित किया। इसी कारण मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स की प्रमुख रचनाओं में दोस्तों दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली और क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस हैं। अगर जो हम देखें तो कार्ल मार्क्स पर सबसे अधिक प्रभाव दो जर्मन दार्शनिकों हीगल और फ्यूरबाख का पड़ा था। हीगल से उसने द्वंद्वात्मक पद्धति और फ्यूरबाख से उसने मानवतावादी पद्धति और भौतिकवाद की पद्धति ग्रहण की थी। मार्क्स एक क्रांतिकारी विचारक था। उसने साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये नारा दिया कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जिसमें पूंजी कम से कम हाथों में केंद्रित होती जा रही है और अधिक से अधिक व्यक्ति निर्धन होते जा रहे हैं। इसलिए मार्क्स ने क्रांति का नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। मार्क्सवाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मार्क्सवाद जो विचारधारा है उसके चार आधार स्तंभ हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये चारों स्तंभ जिन पर मार्क्स ने अपने दर्शन का भवन निर्मित किया है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा की एक अविभाज्य इकाई है। दोस्तों अपने द्वंद्ववाद के बारे में मार्क्स ने हीगल के विपरीत कहा कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है बल्कि यह उससे बिल्कुल उल्टी है। मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया और मैंने उसे सीधा करके पैरों पर खड़ा कर दिया। अब आइए देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो आप जान लीजिए कि मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ओवेन। दोस्तों रॉबर्ट ओवेन के द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया और रूसो में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स को। दोस्तों कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? तो ये मैक्सी का कथन है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो उत्तर है मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक
वर्ग संरचना है, यानी वर्ग आधारित संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक वर्गीय संरचना है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं किससे? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विचारक जिसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक और बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया है। तो एक विचारक है, नव मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी ने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक और बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। और आप जान लीजिए, प्राधान्य या हेजेमनी का सिद्धांत जो है वो ग्राम्सी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया विरोधी थे किसके? तो राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी या मार्क्सवादी विचारक थे। ये पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, नव मार्क्सवाद से संबंधित हैं कौन? तो नव मार्क्सवाद से आप देखिए जुर्गन हैबरमास, एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूजे, ये जो विचारक हैं ये नव मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने तरुण मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? तो ये हैं अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर ने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के विचारों में अंतर बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने ये आशंका व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी, तो ये बाकुनिन ने ये संदेह व्यक्त किया था, आशंका व्यक्त की थी कि जो मार्क्स का सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है वो अंततः सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, EMS नंबूद्रीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण क्या है? तो ये दोस्तों नंबूद्रीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म का जो है दृष्टिकोण वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जिसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण से गांधी जी और उनके विचारों का विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय कौन एक विचारधारा मानता है? तो एक विचारक है जर्मिनो। ये मार्क्सवाद को राजनीति सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, यह युक्त कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, ये किससे संबंधित है? तो राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो याद रखिएगा 1948 में यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा किसने की थी? तो मैजिनी ने। किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? तो ये मार्क्स और मार्क्सवादियों का मानना है दोस्तों कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। अगला प्रश्न है, देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण के लिए संस्था है। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत थॉमस एक्विनास और बेंथम में किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो ये था असमाधेय वर्ग संघर्ष, यानी न समाप्त होने वाला वर्ग संघर्ष, ये राज्य के गठन का कारण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो देखिए, मार्क्स ने राज्य का वर्ग सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है, यह विचार किसका है? तो ये मार्क्स का विचार है। अगला प्रश्न है, मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन में किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो तीनों विचारकों ने, देखिए, मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन तीनों ही विचारकों ने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न एक कथन है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार मार्क्सवादियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, जनता, वर्ग और दल में से
मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो आप जानते हैं मार्क्सवाद राज्य को एक वर्गीय संस्था या वर्ग संरचना पर आधारित संस्था मानता है और मार्क्स के अनुसार दोस्तों वर्ग यानी क्लास जो है ये ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो आप जानते भी हैं ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो उत्तर है काल्पनिक या आदर्शवादी। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक है और वेपर के शब्दों में पूर्व समाजवादियों या मार्क्स के पूर्व के यूटोपियन या आदर्शवादी समाजवादियों ने गुलाब के सुंदर फूलों की कल्पना तो की थी लेकिन उनके लिए कोई आधार भूमि नहीं तैयार की थी। अगला प्रश्न है कि मार्क्स किस देश का रहने वाला था? तो आप जानते हैं मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों जर्मनी में एक यहूदी परिवार में 1818 में हुआ था। उसकी मृत्यु 1883 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उपज है? तो मार्क्स इतिहास को भौतिक शक्तियों की उपज मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो ये भौतिक शक्तियों के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो हीगल और मार्क्स। दोस्तों आदर्शवादी विचारक हीगल और कार्ल मार्क्स दोनों ने ही वाद प्रतिवाद और संवाद की डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया है अपने विचारों के प्रवर्तन में। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार ग्रहण किया था? तो ये था द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्स ने द्वंद्व या डायलेक्टिक्स का सिद्धांत किससे ग्रहण किया है? तो हमने पहले बताया है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल से और मानवतावादी और भौतिकवादी सिद्धांत फ्यूरबेक से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद का है। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर है राज्य शोषण का एक साधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मार्क्स का दर्शन इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र अथवा साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी क्या मानते हैं? तो आप जानते हैं मार्क्सवादी राज्य को एक वर्गीय संरचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं क्या? तो मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स का मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार क्या है? तो देखिए, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है या भौतिक शक्तियां या भौतिक कारक हैं। ये मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का आधार है, जहां पर हीगल ने परिवर्तन का मूल कारण जो है विचारों को या प्रत्यय को माना है, वहीं पर मार्क्स परिवर्तन की मूल सच्चाई को पदार्थ में निहित मानते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं कौन सी हैं? तो देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा और क्रांति का सिद्धांत, ये सभी मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो यद्भाव्यम यानी लेसेस फेयर की नीति दोस्तों मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, जबकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा की क्रांति का सिद्धांत, ये सभी मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और यद्भाव्यम में कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो यद्भाव्यम यानी हस्तक्षेप या लेसेज फेयर जो है ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि अतिरिक्त मूल्य, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अहस्तक्षेप तथा वर्ग संघर्ष में से मार्क्सवाद से क्या संबंध नहीं रखता है। तो अहस्तक्षेप का सिद्धांत ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना क्या था। तो मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। और ये प्रश्न देखिए, अनंतिम उद्देश्य पूछा गया है, अंतिम उद्देश्य नहीं। तो मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था, जबकि उसका अंतिम उद्देश्य एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। यानी साम्यवाद उसकी अंतिम परिणति है, जिसमें कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करने का विचार दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, संस्थावाद, व्यवहारवाद और क्रीड़ा सिद्धांत में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। तो ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि ये सदैव ही दमनकारी और शोषणकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग यानी मजदूर या सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल को दबा दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है। तो देखिए, लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये मार्क्स के जो है शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल के आर्थिक संबंधी या आर्थिक विचारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो ये लेनिन का कथन है। और अगला प्रश्न देखिए, 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत, मूल्य श्रम सिद्धांत और दल सिद्धांत में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है। तो ये है दल का सिद्धांत। दोस्तों, दल का सिद्धांत जो है ये मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होता है किसके लिए। तो सामाजिक अच्छाई या सामाजिक भलाई के लिए सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। तो ये वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। किसने कहा है दोस्तों कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, यानी ओपन सोसाइटी का इनमी। इनमी ऑफ ओपन सोसाइटी, ये किसका कथन है। तो आप जानते हैं ये कार्ल पापर का कहना है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, ये कार्ल पापर की पुस्तक है। इसमें वो प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज के दुश्मन कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है। तो माओ ने दिया है। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी। तो उत्तर है महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, मार्क्सवाद की आलोचना करने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन हैं। तो देखिए, कार्ल पापर, बर्नस्टीन और कार्ल काकट्स्की। तो ये सभी मार्क्सवाद की आलोचना करने वाले प्रमुख मार्क्सवाद के प्रमुख आलोचक दार्शनिक हैं, कार्ल पापर, बर्नस्टीन और कार्ल काकट्स्की। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकयुद्ध यानी पीपुल्स वार की संकल्पना किसने विकसित किया है। तो माओ सेतुंग ने। लेनिन, माओ, स्टालिन और गोर्बाचोव में कौन सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। तो माओ को दोस्तों कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। ये कथन किसका है। तो ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है। तो लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुव्यवस्थित और सुपरिष्कृत किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा जो है, सर्वहारा क्रांति का जो प्रारंभ है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, ये मार्क्स द्वारा। लेकिन सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जो है, ये अवधारणा विस्तृत रूप से लेनिन द्वारा अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था दोस्तों साम्राज्यवाद है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये कथन किसका है? ये लेनिन का कथन है। राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो ये कार्ल मार्क्स था। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारकों का वह युग्म जो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो मार्क्स और एंजेल्स। दोस्तों मार्क्स और एंजेल्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और लास्की में कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन करता है? तो कार्ल मार्क्स। दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है और इसीलिए मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स सिद्धांत किसका समर्थन करता है? तो मार्क्स का सिद्धांत साम्यवाद का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? तो ये एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं समाजवादी राज्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध ग्रंथ है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये मार्क्स की प्रसिद्धि और अमरता का आधार भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो ये साम्यवादी विचारधारा का सूत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? तो ये साम्यवाद से संबंधित है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा में एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका मत है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन तथा वर्गहीन समाज स्थापित होगा? ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? तो ये मार्क्स का दावा था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कुछ विशेष जानकारी आपके लिए दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन राजनीतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया, लेकिन अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये मूलतः रिकार्डो के मूल्य के श्रम सिद्धांत यानी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू से प्रभावित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, इसलिए रिकार्डो को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है। और अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जो वह वास्तव में पाता है, और इसके बीच का अंतर जो है वो पूंजीपति हड़प लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिशेष मूल्य सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा और सामाजिक अनुबंध में कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? तो ये है अधिशेष मूल्य सिद्धांत। ये दोस्तों ये मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधिशेष मूल्य का मतलब क्या है? तो ये बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर, ये सरप्लस वैल्यू या अधिशेष मूल्य है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो ने विकसित किया है, और इसको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मार्क्स ने इसका जो है विस्तृत रूप से प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया है।
अगला प्रश्न है, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत और समाजवादी मूल्य के सिद्धांत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और मार्क्स ने अपने विचारों के प्रतिपादन में थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का प्रयोग किया है कि किस आधार पर पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है, और इसी आधार पर उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि इस अतिरिक्त मूल्य के कारण ही पूंजीपति और धनी और श्रमिक वर्ग निरंतर गरीब होता जा रहा है और दोनों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो ये है समाजवाद। देखिए, उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि समाजवाद इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है, विकासवादी समाजवाद या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसका मुख्य प्रवक्ता कौन है? तो ये हैं एडवर्ड बर्नस्टीन, विकासवादी समाजवाद के मुख्य प्रवक्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो माओ त्से तुंग ने। और देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट डेहल का कथन है। और कहीं कहीं पर ये प्रश्न आता है अल्फ्रेड कोवेन का भी है। तो रॉबर्ट डेहल का कथन है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में और कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्र बदलती हुई व्यवस्था है। ये कथन किसका है? तो ये G.H. सेबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? तो आप जान लीजिए, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ये कार्ल मार्क्स का विचार नहीं है। किसका है? आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। ये किसका मानना है? तो ये मार्क्स का मानना है। दोस्तों, किसने धर्म को लोगों यानी जनता के लिए अफीम कहा है? तो मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा है, जिसे पीकर वो पतन के गर्त में चली जाती है और धर्म जो है मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। और अगला प्रश्न है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये किसका कथन है? तो ये माओ त्से तुंग यानी माओ का कथन है। अगला प्रश्न है, लेनिन, ओपेनहीमर, स्टालिन और माओ त्से तुंग में किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो माओ का कथन है। और देखिए, सांस्कृतिक क्रांति और अस्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? माओ के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की? तो किसने? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक होने की अपील की थी और उसने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। अगला प्रश्न है, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है और पाने के लिए सारा संसार है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं के सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं के पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? तो ये मार्क्स का कथन है। और आप जान लीजिए कि ये जो है सामंतवाद और औद्योगिकरण जो है, औद्योगिक जो राज्य हैं या औद्योगिक युग है, उसके बीच का अंतर करने के लिए मार्क्स ने इस जो है तथ्य का प्रयोग किया था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, चार विचारक हैं, रॉबर्ट मिचल्स,
जेम्स बर्नहम और विल्फ्रेडो परेटो में किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया है? तो ये हैं जेम्स बर्नहम। इन्होंने एलीट थियरी और मार्क्सिज्म का सुमेल या सम्मिलन करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट में कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और ये लास्की द्वारा लिखित पुस्तक है, मार्क्स द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किस विचारक का ग्रंथ है? तो ये मार्क्स का ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न फिर यही है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये पंक्तियां किस पुस्तक में उद्धृत हैं? तो दोस्तों, मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र में ये पंक्तियां लिखित हैं कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? तो ये नक्रूमा का कथन है। नक्रूमा कहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे? घाना के। और नक्रूमा रूस के किस क्रांतिकारी के अनुयायी थे? तो दोस्तों, नक्रूमा जो हैं ये लेनिन के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये मैक्सी का कथन है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या है? आवश्यक है या अनावश्यक है? तो याद रखिएगा, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कहाँ का एक प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो चीन का। और देखिए, मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता है? तो आप जान लीजिए, मार्क्सवाद न्यायसंगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? तो स्टालिन ने। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? तो कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका मत है कि समाजवादी राज्य एक साधन है, इसका अभिष्ट साध्य साम्यवादी समाज है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन का विचार प्रतिपादित किया है? तो माओ ने। और साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती? तो ये लेनिन का कथन है। और समाजवाद का संबंध मुख्यतया किस वर्ग से है? तो समाजवाद का संबंध मुख्यतया श्रमिक वर्ग से है। यहाँ पर एक प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। देखिए, विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन और अराजकतावाद जो है प्रिंस क्रोपोटकिन का विचार है। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है। देखिए, रॉबर्ट ओवेन ये कल्पनावादी समाजवाद या यूटोपियन समाजवादी हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे नव वामपंथ, थियोडोर अडोर्नो क्रिटिकल थियरी और GDH कोल ये फेबियनवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। और मार्क्स के समाजवादी विचारों को दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर शासन का नियंत्रण होगा या समाज का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा, वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? तो उसे समाजवाद कहते हैं। देखिए, कुछ विशिष्ट जानकारी दोस्तों आपके लिए कि मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है, यानी वर्ग संघर्ष हमेशा विद्यमान रहता है, इसका समाधान नहीं हो सकता है। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है कि ये समाज के विकास में एक निश्चित चरण की उपज है। वह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे अंतर्विरोध या संघर्ष का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है
और ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दे, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही कथन है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है उपज और अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? तो श्रेणी समाजवाद एक व्यक्ति के जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं है, तो उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं है और शनह शनह क्रांति यानी धीरे धीरे जो है परिवर्तन का समर्थक है फेबियनवाद। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद किस प्रकार से आएगा? तो धीरे धीरे आएगा, फेबियन समाजवाद का मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किस विचारधारा का आधुनिक रूप है? तो ये फेबियनवाद का है। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से रहा है। अगला प्रश्न है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। और एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं CEM जोड का कथन है। अगला प्रश्न है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, तो ये रैमजे मेयर का कथन है। और समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है, ये कथन CEM जोड का है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, समाजवाद समाज की भौतिक और आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो, ये रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलन से है, यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन इससे संबंधित हैं, फेबियन समाजवाद से संबंधित हैं सिडनी वेब, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद GDH कोल का संबंध श्रेणी समाजवाद से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो स्टालिन ने। अगला प्रश्न है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, जो कहते हैं समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल कब दिया गया? तो 1925 यानी 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न है, मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये बर्नार्ड शॉ की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है? तो रॉबर्ट ओवेन ने। और देखिए, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो एक्टन ने, यानी लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा धर्म है, ये किसने कहा है? तो ये कथन रैमजे मेयर का है। किसने कहा है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो ये मार्क्स के सहयोगी एंजल्स का कथन है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना है, ये किससे संबंधित है? तो ये हाब्स और लॉक दोनों से संबंधित है। कौन से 9 वामपंथी विचारक हैं? तो एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूजे दोनों ही 9 वामपंथी विचारक हैं। नेहरू किसके समर्थक थे? तो दोस्तों, नेहरू जो है लोकतांत्रिक समाजवाद या गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? तो राज्य के द्वारा नियोजन हो इसका प्रतिपादन करता है समाजवाद। अगला प्रश्न है, देखिए, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य विनोबा भावे में कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे?
तो देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोस्तों विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? तो समाजवादी राज्य को जो है सामाजिक अच्छाई या भलाई के रूप में समझते हैं। उनके अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। अगला प्रश्न जो है सुमेलन से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं सत्य की संप्रभुता, तो महात्मा गांधी इस विचार से संबंधित हैं। नव मानवतावाद, तो ये नव मानववाद एम.एन. राय का विचार है। सर्वहारा की तानाशाही लेनिन का विचार है। और नव प्रजातंत्र माओ से तुंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों समाजवादी विचार का संबंध किससे है? तो ये आर्थिक समानता से है। समाजवादी किस बात पर विशेष जोर देते हैं? तो आर्थिक समानता पर। समाजवाद की विशेषता क्या है? तो सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व दोस्तों ये समाजवाद की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी कारण समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सोवियत संघ में। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है थॉमस मोर, फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो ये स्वप्निल समाजवाद या यूटोपियन समाजवादी विचारक हैं थॉमस मोर, फोरियर और रॉबर्ट ओवेन। अगला प्रश्न है दोस्तों किसका कथन है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं किया? तो ये C.L. बेपर का कथन है जो है यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नलोकी समाजवादियों के बारे में कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्थर मिलर, मिलोवन जिलास, हार्बर्ट फ्रैंक और लुई ईस्टर में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की? तो ये हैं मिलोवन जिलास। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथन सही हैं? तो इसमें से देखिए कौन कौन से कथन सही हैं। ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है, बिल्कुल सही है। और ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन, उदासीन, मित्र और शत्रु में से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो ये धानवन की उपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके संसर्ग ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो ये थे माइकल बारोडीन। माइकल बारोडीन के सहयोग और संसर्ग ने मानवेंद्र नाथ राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। और मार्क्सवाद यानी वैज्ञानिक समाजवाद और जो हमारा ये चैप्टर है आज का वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद से संबंधित इसका आखिरी प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मार्क्स ही एकमात्र लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, तो ऐसा सही नहीं है। और कारण है कि जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद आरंभ होता है, तो ये सही है। दोस्तों मार्क्स ही एकमात्र लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, ये सही नहीं है। अगर जो ये कथन होता कि मार्क्स ऐसा समाजवादी विचारक है जो वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ें सोचता है या मार्क्स के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, तो ये सही होता। लेकिन मार्क्स एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, ये सही नहीं है। लेकिन कारण जो है ये सही है कि जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद आरंभ होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स और जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि प्रश्न जब ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप आसानी से इनका उत्तर जो है अटेम्प्ट कर सकें सही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।